नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। वॉर जोन में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। ईरान इस वक्त घायल है क्योंकि वो घातक है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से लहूलुहान ईरान ताबड़तोड़ जवाबी हमले कर रहा है, बेखौफ अंदाज में पलटवार कर रहा है। ईरान के इस तेवर को अमेरिका और इजराइल ने भांपा नहीं था और इसीलिए यह महायुद्ध बहुत ही खतरनाक टर्न लेता हुआ दिख रहा है। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने सबसे घातक मिसाइलों के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ मिसाइलों की 33वीं खेप फायर करना शुरू कर चुका है। इसके साथ ही उसने कहा है कि अब वो अपने दुश्मनों पर 1 टन या उससे ज्यादा विस्फोटक ले जाने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। ईरान की इस धमकी का मतलब है कि वो इजराइल पर और ज्यादा इंटेंसिटी से प्रहार करेगा, उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा जो इजराइल और उसके आसपास के शहरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे और साथ ही साथ हमले अमेरिकी बेसिस पर भी ईरान की ओर से जारी रह सकते हैं। ईरान ने कहा है कि वो सबसे घातक और भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब वो मिसाइलें जो 1 टन से ज्यादा वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो, उनका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा सकता है। तो आपको बहुत जल्दी से बताते हैं कि ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो इजराइल में तबाही ला सकती हैं। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, यह आवाज की तुलना से 15 गुना तेज रफ्तार से चलती है और इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। इसके वॉरहेड ले जाने की क्षमता 1000 किलो की है और ये 1 टन ले जाने वाली मिसाइल जो कि धमाका बहुत बड़ा कर सकती है, इसके इस्तेमाल की बात कही जा रही है। खासियत की बात करें तो मिसाइल हवा में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी कि ये क्रूज कंट्रोल मिसाइल है। इसी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। दावा किया जाता है कि आयरन डोम एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके आगे बेअसर हो जाते हैं। ईरान की दूसरी मिसाइल है खुर्रम शहर मिसाइल। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर की है। वॉरहेड ले जाने की क्षमता 1800 किलो की। मल्टीपल वॉरहेड ले जाने की ताकत है इसमें, यानी कि एक साथ कई निशाने साध सकती है खुर्रम शहर मिसाइल। इसे क्लस्टर बॉम्बिंग भी कहते हैं। इस मिसाइल की रेंज इजराइल के हर शहर तक है। ईरान की तीसरी खतरनाक मिसाइल है शाहब 3। इसकी वॉरहेड ले जाने की क्षमता जो है वो 1000 से 1200 किलो तक की है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर तक की है और इसकी रेंज में भी, इसकी जद में पूरा इजराइल आता है। चौथी और खतरनाक मिसाइल सेजिल है जो कि ईरान के पास मौजूद है। इसकी वॉरहेड ले जाने की ताकत तकरीबन 1000 किलो की है और इसकी रेंज और ज्यादा है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है। खासियत की बात करें तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल इसमें होता है, इसीलिए बहुत जल्दी लॉन्च हो जाती है। ईरान की ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इजराइल में ये तबाही मचाने के लिए तैयार। इसके अलावा ईरान के पास गद्र नाम की भी एक मिसाइल है। इसके वॉरहेड ले जाने की क्षमता तकरीबन 750-1000 किलो की है और ये 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ये शाहब 3 का एडवांस वर्जन ये मिसाइल मानी जाती है, जिसको गद्र कहा जाता है और ये वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान करके अभी और तबाही ला सकता है। क्या होने जा रहा है युद्ध में, हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और कमांडर वीके जेटली हमारे साथ जुड़ गए। राठौर सर, ये मिसाइलें जो अधिकतम वॉरहेड की क्षमता रखती हैं, मतलब 1000 से लेकर 1800 किलो तक की वॉरहेड की क्षमता रखती हैं, अगर ये चलाना शुरू करेगा ईरान, फिर जंग का रुख क्या होने वाला है? देखिए, ईरान के जो आर्सेनल में मिसाइल्स थी वो उसने पहले लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल्स फायर की और अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर एयर डिफेंस कमज़ोर हो गया है, नॉर्मली ये कमज़ोर हुआ है क्योंकि अब इजराइल के पास और अमेरिका के पास भी एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी हो गई है और इस दौरान अब ईरान जब फायर करता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स या बाकी जो उनकी मीडियम रेंज शॉर्ट मिसाइल्स हैं, तो वो इनके ड्रोन के उसमें एयर डिफेंस सिस्टम में पकड़ में नहीं आ रही हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ईरान अब बड़े बड़े वॉरहेड फायर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इजराइल पर, गल्फ कंट्रीज के ऊपर और यहाँ तक तुर्की में भी फायर कर रहा है, इराक में भी फायर किया है। तो इन जो भी अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखता है उधर फायर कर रहा है और इसका सिर्फ और सिर्फ
उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज करना और वहां के एयर डिफेंस को और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। और उत्कर्ष सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जेटली सर के पास जाऊं, अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अभी जो आप धमाके की या अभी जो तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं उसमें अभी तक जो वॉरहेड इस्तेमाल किया जा रहा है वो तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर या 300 किलो का है। लेकिन अगर 1 टन वाला मतलब 1000 किलो का अगर वॉरहेड इस्तेमाल किया जाएगा मिसाइलों के जरिए तो सोचिए जरा कि वो किस तरह से तबाही मचा सकती है। जेटली सर, लेकिन अमेरिका और इजराइल तो ये मानकर चल रहे थे कि हमने कई सारी मिसाइलों के जखीरों को नष्ट कर दिया है, और अभी अगर ईरान इस तरह की मिसाइलों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं तो फिर हासिल क्या था अमेरिका और इजराइल का अब तक? देखिए, अमेरिका और इजराइल लगभग 80% भंडार जो ईरान के पास मिसाइलों का था उसको नष्ट कर चुके हैं, लेकिन 20% अभी भी बचा हुआ है, और वो 20% भी हजारों में है। वो 20% भी, तो उसको भी खत्म करने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज वाली हैं, इनके लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स कहिए या एयर डिफेंस सिस्टम किए जो इजराइल के पास हैं, वो उनको मारने में काफी हद तक सक्षम है जी। तो इन मिसाइलों से जो डैमेज होगा वो काफी कम हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे खतरनाक इस समय जो चीज चल रही है वो है ड्रोन्स, और खासकर शाहिद 136 ड्रोन जो है, ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स हैं, और वारहेड जो कैरी करती हैं ये इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती और काफी डैमेज करती हैं। तो मेरे विचार से मैं बड़ा कन्विंस हूं कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डैमेज करना एयर डिफेंस सिस्टम से बड़ा इजी होता है, क्रूज मिसाइल्स को डैमेज करना नेक्स्ट लेवल का इजी होता है, और ये जो ड्रोन्स होती हैं इनको मारना सबसे कठिन होता है। सर, आप जब ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं, ड्रोन को कैसे नस्तनाबूद किया गया उसकी एक खबर आ गई, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा है कि 11 यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन्स गिरा दिए गए। इन ड्रोन्स की कीमत $330 मिलियन से ज्यादा की। ईरान ने यूएस इजराइल हमले के खिलाफ डिफेंसिव ऑपरेशन के दौरान 11 अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया है, उसे नस्तनाबूद कर दिया है। इससे हमलावर के बिना पायलट वाले हवाई बेड़े को लगभग 330 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी ड्रोन्स को नष्ट करने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। रीपर सबसे उन्नत ड्रोन माना जाता है। जैसे आप शाहिद ड्रोन्स की बात ईरान की ताकत के रूप में कर रहे हैं, अमेरिका की ताकत के रूप में ये रीपर प्रेडेटर ड्रोन माना जाता है, लेकिन इसे ध्वस्त किया गया ईरान की ओर से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने एक के बाद एक अमेरिकी एयर बेसेस और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। जिस तरह का ऐलान किया था ठीक उसी तरीके की मिसाइल दागी गई हैं। जो खबर मिल रही है 1000 किलोग्राम से ज्यादा का वॉरहेड यानी कि बारूद ले जाने में सक्षम मिसाइलें इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि IRGC ईरानी फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया। आशंका यह है कि मिसाइलें इजराइल में जबरदस्त तबाही मचा सकती हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में एक बार फिर से मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। ईरान के बाद अब बारी शायद इजराइल की है ये तबाही झेलने की। मिसाइल हमले के बाद कितनी मिसाइलें गिरी अब तक ये पता नहीं चल पाया इजराइल के अंदर, लेकिन इजराइल में आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त बेहद एक्टिव है। ईरान की खतरनाक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए आयरन डोम से छोड़ी गई मिसाइलें देखी गई हैं। यानी कि इस वक्त इजराइल अपने शहरों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए जूझता नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की सक्षम ये मिसाइलें दागी गई। दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम के मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है इजराइल को, क्योंकि उसके पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन उसकी लागत कहीं ज्यादा है। और अब बताया जा रहा है कि वहां पर उस मोर्चे पर वीक हो रहा है इजराइल और अमेरिका। बहुत जल्दी से जेटली सर, ये मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं अब ईरान की ओर से, और एयर डिफेंस के मोर्चे पर कमतर नजर आने लगा पहले के मुकाबले ईरान और माफ कीजिएगा इजराइल और अमेरिका। देखिए, ऐसा है, डेफिनेटली उनके थर्ड सिस्टम भी डैमेज हुए हैं जी। डेविड स्लिंग सिस्टम है, उस पर भी अटैक हुआ है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनका भी एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले में वीक हुआ है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो एकदम ही यूजलेस हो गया है। अभी भी उनके पास डायरेक्टेड एनर्जी बीम वाले वेपन्स, ऑफ कोर्स वो एक्ट करते हैं शॉर्ट रेंज के ऊपर, लगभग 25 किलोमीटर,
तो लॉन्ग रेंज पर ही मिसाइल को तबाह कर दिया जाए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। लेकिन मान लीजिए वो उसको क्रॉस करके नजदीक आता है तो डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स वाले जो सिस्टम्स हैं वो भी इनको नष्ट कर सकते हैं। तो इजराइल के पास कई ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं या यूएस के पास ऑप्शन खत्म हो गए हों। पीएसी लेकिन सर ये बात हम सब जानते हैं, जब से हम इस वॉर को कवर कर रहे हैं ये बात हम सब जानते हैं। उससे पहले की वॉर्स में भी हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि 100 में से 70 मिसाइलें 80 मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई, लेकिन अगर 1000 किलो के वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलें अगर एक भी इजराइल के अंदर गिरती है तो वो कितना बड़ा धमाका लेकर आ सकती है। बिल्कुल जबरदस्त धमाका है उसके लिए। डैमेज खूब करेगी वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो जो आपने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम की भी एक सक्सेस रेट होती है, हिट प्रोबेबिलिटी होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षा कवच अचूक देगा, ऐसा नहीं होता है। 80% की भी अगर जैसी है इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी, उसको हम अच्छा मानते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इजराइल के ऊपर जो उम्मीद से ज्यादा ड्रोन आते हैं और उनके साथ वो ईरान जो है मिक्स करके मिसाइल्स भेजता है, तो वो जो वहां पर सिस्टम लगा है उसको लोड भी करना पड़ता है। वो मिसाइल भी कॉस्टली है ड्रोन के मुताबिक। तो वो जब आता है तो उसमें यही होता है, अगर मिसाइल को मारता है तो ड्रोन गिर जाता है, ड्रोन को मारता है तो मिसाइल निकल जाता है। तो ये करने से भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में अटैक होंगे, क्योंकि 80% इंटरसेप्शन की जो हम बात कर रहे हैं उसके बाद 20% तो कहीं नहीं गए। तो ये एक तरीका है, स्वाम करते हैं, इतने ज्यादा भेज देते हैं कि उतने उस सिस्टम लॉन्चर में होते ही नहीं मिसाइल, और अगर होता है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि अब इसे मिसाइल रोके या ड्रोन रोके। हाँ, दूसरी बात है सिस्टम के रडार में एक तरीका होता है कि वो सारे भी टारगेट्स की ट्रेजेक्ट्री पढ़ लेता है। कोई ट्रेजेक्ट्री अगर सुनसान इलाके में वो गिर रहा है मिसाइल तो उसे जाने भी दिया जाता है, लेकिन हम रिपोर्ट करते हैं कि एक मिसाइल या एक ड्रोन वहां गिरा, वो भी होता है। तो ये काफी न्यूआंसेस हैं इसके अंदर, वो लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन फैक्ट यही रहता है कि आप $10,000 के ड्रोन के लिए 2 मिलियन की मिसाइल चला रहे हो और उनका भी स्टॉक खत्म हो गया है, कम हो गया है, तो आपको समस्या तो आएगी। और इसी वो समस्या आ रही है। ये कई रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही है इजराइल से और अमेरिका से। मैं सर एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते। दुबई में F-16 फाइटर ने ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराने की तस्वीरें सामने आई हैं। दुबई की अल ममजार बीच पर ईरानी ड्रोन नजर आया था और उसे F-16 से इंटरसेप्ट किया गया है। दुबई में अभी भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं और उसे इंटरसेप्ट कैसे किया गया उसकी तस्वीरें। जेटली सर, ये तस्वीर देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे यही लगता है कि अभी दुबई भी वार के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उसने शुरू कर दिया है। सऊदी की तरफ से भी हिंट आ चुका है कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और इस प्रकार से अधिक गल्फ कंट्रीज जो हैं इस वार में घुसने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कुछ हद तक घुस भी चुके हैं जी। तो जैसे जैसे ये ज्यादा इस वार के अंदर घुसेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। नॉर्थ और साउथ कुवैत में घुसे ईरानी ड्रोन्स 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन ने अब तक 102 ईरानी मिसाइलों को रोक दिया है। युद्ध की शुरुआत से अब तक 171 ड्रोन रोके गए। ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे वॉर जोन से। बहरीन ने अब तक 102 ईरानी मिसाइलों को रोका है। बहरीन सबसे ज्यादा ईरान के निशाने पर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, सिर्फ अमेरिकी एयरबेस और इजरायली नहीं, उसने यूएई पर ड्रोन और मिसाइलें छोड़ दी हैं। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स के खतरों से निपट रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि यूएई के अलग अलग इलाकों में सुनाई देने वाली आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने और फाइटर जेट द्वारा ड्रोन और घूमते हुए हथियारों को इंटरसेप्ट करने का नतीजा है। उत्कर्ष राठौर सर, एक के बाद एक जो गल्फ कंट्रीज है उन्हें भी निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, हालांकि अब वो भी पुरजोर तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं।
जी हाँ, जो गल्फ कंट्रीज हैं शुरू से ईरान उनको निशाना बना रहा है। उसकी दलील ये है कि आपने अमेरिका के बेसेस हैं और अमेरिका वहां से फायर कर रहा है। अभी अमेरिका ने वहां से हाइमार्स सिस्टम फायर किया तो अरगाची ने कहा थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग दैट यू आर यूजिंग गल्फ कंट्रीज फॉर अटैकिंग। ये अभी कहा है। तो अभी गल्फ की जो एयर फोर्स है उन्होंने ड्रोन्स ऑपरेशन या मिसाइल्स को फायर करने के लिए अपने जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू किया है। अनुराग, यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर एक F-15 निकलता है किसी ड्रोन के स्वाम को मारने के लिए तो उसके पास 3 से 4 मिसाइल्स होती हैं। 3 से 4 मिसाइल मारने के बाद उसको नीचे ही उतरना पड़ता है। और अगर वहाँ पर 50 ड्रोन आ रहे हैं तो बाकी जो आपके 45 ड्रोन है उनका क्या होगा? वो ड्रोन कहीं ना कहीं टारगेट पे हिट करते हैं। तो ये सैचुरेशन जो है ये एक बड़ी समस्या है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे यहाँ प्रेजेंटली अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध हो, और यहाँ पर ईरान की यही विनिंग एज है। ठीक है, बिल्कुल सर। बड़ी खबर और बता दें आपको, ईरान ने साफ कर दिया कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो तय करेगा कि वॉर कब खत्म होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तय अब ईरान करेगा कि वॉर खत्म कैसे होगी। ईरान ने यह जरूर बता दिया कि चीन, फ्रांस और रूस ने युद्ध विराम को लेकर संपर्क जरूर किया था, लेकिन इसकी ज्यादा जानकारी ईरान की तरफ से नहीं दी गई। ईरान ने बातचीत के लिए पहली शर्त रखी है कि ईरान को भरोसा देना होगा कि इसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल कभी ऐसा हमला नहीं करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। जेटली सर, अब ईरान भी नेगोशिएशन के स्तर पर आ चुका है क्या, या उस स्थिति में कि अब वो नेगोशिएट करे अपनी शर्तों पर अमेरिका के आगे? देखिए, चीन, फ्रांस और रूस तीनों अगर उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खोला जाए, और आगे से अगर ईरान ये जवाब देता है कि हम तय करेंगे, इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ईरान एक ऐसा देश है जो विश्व शांति में विश्वास ही नहीं करता। ये उसकी नेशनल पॉलिसी है कि हम ग्लोबल पीस नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम इस धरती पर एक भी यहूदी को रहने नहीं देंगे, हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। ये जो ऐसी फिलॉसफी होती है किसी भी देश की कि हम दूसरे देश को मटिया मेट कर देंगे, तो ऐसे देश जो है वो इस विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है। किसी जमाने में ये लोग कहा करते हैं हम 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ते रहेंगे। उनकी भी यही फिलॉसफी है कि हमको हिंदुस्तान को खत्म करना है, गजवाए हिंद करके इनके ऊपर कब्जा करना है। ऐसे देश विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सर, सवाल तो यही है ना कि क्या अब ईरान उस स्थिति में आ चुका है कि वो नेगोशिएट कर पाएगा? राठौर सर, अगर आप 10 सेकंड में जवाब दे, फिर एक बड़ी खबर और आ रही है। देखिए, ईरान के अंदर अब एक सिचुएशन है। ईरान अभी अपनी मतलब एक पोस्चरिंग कर रहा है कि हम जब चाहेंगे तब बंद करेंगे, लेकिन ईरान अंदर अंदर से चाहता है कि ये युद्ध रुके, लेकिन उसकी शर्तों पे रुके। ठीक है सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने के प्लान पर विचार करने की नसीहत दी। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के लंबा खिंचने से घरेलू स्तर पर मुश्किलें आ सकती हैं और यह नए राजनीतिक मुद्दे को जन्म दे सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरी तरफ ईरान से युद्ध के 11वें दिन ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो चुके हैं। ईरान के पास ना हथियार ना ही नेतृत्व। ईरान युद्ध में यह अमेरिका की शानदार कामयाबी है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ये एक नए देश के निर्माण की शुरुआत है, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it. But they were going to hit them. If I didn't hit them first, they were going to hit our allies first. I believe
upon information and belief, but I believe that he was going to, they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनेई का उत्तराधिकारी चुने जाने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। कहा नए नेता चुने जाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। सुप्रीम लीडर के लिए ईरान की पसंद से निराश हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रंप ने पहली बार मुस्तफा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने पहले ही कह रखा था कि बिना उनकी सहमति के अगर ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना तो उसके बाद उसका भी खात्मा होगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अयातुल्लाह खामेनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा हुसैनी खामेनेई को लीडर चुन लिया और इसके बाद अब इस फैसले पर ट्रंप नाराज हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. उत्कर्ष राठौर सर, अब एक तरफ अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि वॉर से बाहर निकलिए, इस पर विचार कीजिए। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने वॉर में बहुत अच्छा किया, हमारे सैनिक बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन सबके बीच में नया सुप्रीम लीडर ईरान का चुना जाना। ये सारे घटनाक्रमों को कैसे कंक्लूड करेंगे सर? देखिए, यहाँ पर ट्रंप के वॉर की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई है और इसका प्रेशर ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है। हर आदमी कह रहा है, हर देश कह रहा है, हर सलाहकार कह रहा है कि ये युद्ध आप इनडेफिनेटली खींच नहीं सकते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और यही ईरान चाहता था। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे उससे आप एक लीडर चुनेंगे, तो ईरान ने उनको खामेनेई को, मुस्तफा को चुन करके बता दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम न्यू कंट्री बनाएंगे, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका इन सब मामलों में बड़ा पुअर फिनिशर रहा है। चाहे आप अफगानिस्तान देख लें, इराक देख लें, लीबिया देख लें या आप वियतनाम देख लें, हर जगह ये जाकर के पूरे मुल्क को बर्बाद मिट करके वापस आ जाते हैं और बाद में वो उस मुल्क के लोगों को मुल्क ठीक करना पड़ता है। तो इनसे ये उम्मीद ना करें कि एक अच्छी व्यवस्था पीछे छोड़कर ये जा पाएंगे, क्योंकि इसका इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और इतिहास बहुत सारी कहानी अमेरिका के व्यवस्थाओं को लेकर बयां करता है। मैं इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर और आ गई है। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी का अलर्ट जारी हो चुका है। धार्मिक जुलूस से पहले अमेरिका सुरक्षा अलर्ट जारी हो चुका है। आज दोपहर 12 बजे कई पाकिस्तानी शहरों में जुलूस, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ जेटली सर है। जेटली सर, ये जुलूस निकलने से पहले अमेरिका का अलर्ट क्या बताता है? क्या कोई खतरा अमेरिकियों के लिए, अमेरिकी एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए? मैं इस पर बात करूं, ये एक पोस्ट और देख लीजिए आप। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की ओर से क्या पोस्ट किया गया? अटेंशन यूएस सिटीजन सिक्योरिटी अलर्ट, द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद एंड द यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन लाहौर, कराची एंड पेशावर आर मॉनिटरिंग प्लान्ड लार्ज स्केल रिलीजियस प्रोसेशन अक्रॉस पाकिस्तान beginning March 10 at 12 p.m. The movement of all US personnel will be restricted. For more information एक वो लिंक भी दिए, लेकिन यहां पर अलर्ट जारी किया गया है अमेरिकी कॉन्सुलेट्स के लिए, अमेरिकी लोगों के लिए। जेटली सर, देखिए, पहले दिन जैसे खोमेनी को मारा गया, उस दिन आपने देखा कि कैसे सड़कों के ऊपर आ गए थे ये पाकिस्तान के लोग। और जब मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग, ये केवल शिया समुदाय के लोग थे, जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुस करके बुरी तरह से तोड़फोड़ की और आग वगैरह जलाई और फिर उसके ऊपर उनके मेरिन्स ने हमला किया और 15 लोगों को मार भी दिया। ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि कहीं पर हो रही है लड़ाई और ये यहाँ पर आकर के अपना मुद्दा बना करके कभी भी किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इस प्रकार की जो मेंटालिटी है, जैसा मैंने सर इसको एक लाइन में समझे तो अमेरिका को यह आशंका है कि अमेरिकी निशाने पर हो सकते हैं पाकिस्तानियों के इस धार्मिक जुलूस में। बिल्कुल हो सकते हैं। वो धार्मिक जुलूस जो है इनके अगेंस्ट जा सकता है और इनके ऊपर अटैक कर सकता है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर क्या है मैं आपको बताऊं। यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धो दिया। पहले ये खबर जान लीजिए।
हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुई झड़प पर भारत ने अफगानिस्तान का साथ देते हुए पाकिस्तान के हमलों की निंदा की। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 185 निर्दोष मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अफगान का व्यापार रोक दिया है। जमीन से घिरे किसी भी देश का व्यापार रोकना आतंकवाद जैसा, ये भारत ने कहा है। यूएन में भारत ने मजबूती के साथ अफगानिस्तान में हुए हवाई हमलों की निंदा की। कैसे, आपको सुनाते हैं। India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children. यूएन में भारत को क्यों ट्रेड एंड ट्रांजिट पर पाकिस्तान का पक्ष लेना पड़ा, उसकी इनसाइड स्टोरी आप जान लीजिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई अक्टूबर 2025 में, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में झड़प हुई थी। पाकिस्तान ने अफगान पर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगाया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अफगान के लिए बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। जवाब में अफगान ने इसे राजनीतिक आर्थिक दबाव करार दिया। अब इसे अफगान के व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। किन रूट्स पर असर पड़ रहा है मैं आपको वो बताता हूं। तोरखाम जो कि पेशावर के पास है, चमन जो कि क्वेटा के पास है, गुलाम खान, स्पिन बोल्डक और खरलाची रूट्स पर पाकिस्तान के बॉर्डर बंद हो गए। इसका सीधा असर पड़ रहा है ट्रेड के ऊपर। इसका अफगान पर क्या नैरेटिव असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है, मैं आपको वो बताता हूं। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से रुका हुआ है। सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित है। इसकी वजह से अफगान को रोजाना करीब $2 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में दवाइयां तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। Displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. We also reiterate our grave concern on the practice of trade and transit terrorism by denial of passage for trade and the cynical closure of access for a landlocked country. UN declarations on LLDCs sound hollow in the face of such actions. The trade and transit vulnerabilities of LLDCs should not be weaponized. This is a violation of WTO norms and of the UN Charter and international law. While we condemn these acts, we reaffirm our support for the territorial integrity, sovereignty and independence of Afghanistan. Madam President, terrorism remains a global scourge afflicting humanity, and only coordinated efforts of the international community would ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and the proxies of LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations. यूएन में भारत ने पाकिस्तान को कैसे धोया, ये आपने सुन लिया। हमारे साथ उत्कर्ष राठौर सर और जेटली से लगातार जुड़े हुए। राठौर सर, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर हो चुका है। भारत संप्रभुता की बात करेगा, भारत शांति की बात करेगा, भारत देशों के हितों की बात करेगा, और जब अफगानिस्तान के हित की बात आई तो भारत ने खुलकर स्टैंड लिया यूएन में। जी हाँ, यहाँ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको बंद कर दिया है ट्रेड, क्योंकि पाकिस्तान कराची के ऊपर निर्भर था सारे इंपोर्ट के लिए, और जो छोटा मोटा उनका एक्सपोर्ट है उसके लिए भी। आज अफगानिस्तान मजबूरन सेंट्रल एशिया से एक्सपोर्ट करता है, सामान मंगाता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने गलत की है। पाकिस्तान ने ये चीज़ भारत के साथ भी कर ली है। जब से हमने 370 हटाया, भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं होता, लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम उतनी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में उनको उम्मीद थी कि इससे चोक हो जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान तो फिर अफगानिस्तान है। उन्होंने इसका कोई वो नहीं है, उसको वो झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, क्योंकि सारा सामान जो अफगान कराची में आता है वो वहीं पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर ड्यूटीज पे ड्यूटी और पेनल्टी पे पेनल्टी लग रही है। और न जाने कितने ट्रक अभी भी, जितने भी आपने क्रॉसिंग पॉइंट्स बताए, इन पर खड़े हैं, वहां से वापस गए। पेरिशेबल सामान सारा का सारा सड़ गया। तो ये पाकिस्तान की टैक्टिक्स थी कि शायद इससे अफगानिस्तान और रुक जाएगा। पाकिस्तान की टैक्टिक्स पर भारत ने करारा वार किया यूएन के अंदर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी